जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं जो यूपी पुलिस का री एग्जाम होना है, उसका हिंदी का सेट नंबर 2। इसमें आपके पूरे 37 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो एग्जाम की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आप लोगों को पता है इस बार हिंदी का बहुत अच्छा खासा रोल रहा था। अगले पेपर में हिंदी और थोड़ी कठिन आएगी, तो हिंदी को थोड़ा अच्छे से तैयार करना है हमें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को धड़ल्ले से मिल सके। चलिए, पहला अपना प्रश्न है, धीरे धीरे का समास क्या है? जो धीरे धीरे शब्द है उसका समास क्या है? तो इसमें जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। जब भी कोई दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, किसका? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि द्वंद्व समास की पहचान क्या है, यदि द्वंद्व माने क्या होता है? झगड़ा। जब दो अपोजिट चीजें, किसी जैसे मान के चलो माता और पिता दो अलग पर्सन है, तो यहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास। और यही यदि सेम शब्द आ जाए, जैसे आज तक, आज और तक, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा कर्मधारय समास। आप लोगों को पता है अव्ययीभाव की पहचान क्या होती है? अव्ययीभाव समास की पहचान होती है पहला पहला पद अव्यय हो और दूसरे पद की प्रधानता हो, वहां पर हमारा अव्ययीभाव समास होता है। अगर पूछा चाहे द्विगु समास, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है द्विगु समास और तत्पुरुष समास। द्विगु समास की पहचान होती है कि किसी भी शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, वह हमारा द्विगु समास का उदाहरण होता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वो है, आंख ना दीदा काढ़े फसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत निपुण बनना, बहुत निपुण बनना, या साधन न होने पर भी काम कर लेना, या सर्वथा अयोग्य, या योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी बगाड़ना। तो आपका सही जवाब यही रहने वाला है, योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी भरना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है वही वही मनुष्य है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात इस पंक्ति में अलंकार क्या है? इस पंक्ति में अलंकार क्या है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार रहने वाला है वो है यमक अलंकार। क्या है? यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान क्या होती है? एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसके अर्थ में भिन्नता होते हैं, प्रत्येक बार उसके अर्थ में भिन्नता हो, वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। पढ़ते हैं अगले शब्द की। जो अपना अगला शब्द है वो है बागेश्वरी। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जो हमारी बागेश्वरी है इसका पर्यायवाची शब्द होगा शारदा। ये सरस्वती का पर्यायवाची होता है बागेश्वरी। बाग बाग मान होता है जब बोलना या भाषा की ईश्वर, मतलब भाषा के ईश्वर हम सरस्वती, ज्ञान की देवी हम सरस्वती देवी को मानते हैं, तो वही हमारा इसका सही जवाब रहने वाला है। आप लोगों को बताना है प्रेमदा। प्रेमदा किसका पर्यायवाची है? प्रेमदा किसका पर्यायवाची है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जो अपना अगला प्रश्न है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाएं। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें इन्हें एक एक क्रम में जोड़कर एक शुद्ध वाक्य बनाना है। तो अपना जो सही रहने वाला है वो है शुरू से ही शुरू से ही शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक शुरू से ही शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक सामाजिक न्याय को सामाजिक न्याय को सामाजिक न्याय को बिना हिंसक विरोध के बिना हिंसक विरोध के भारतीय 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 सह भारतीय साहित्य चले आए हैं। तो अपना सही क्रम क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी 3, 5, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 6। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार क्या है? प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार क्या है? अभी हमने देखा किसी पंक्ति में यदि कोई शब्द दो बार आए दो दो बार आए और और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर हमारा क्या यमक अलंकार होता। तो यहाँ पर भी कौन सा होगा? हमारा यमक अलंकार होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, विषमय स्थायी भाव किस रस का होता है? जो विषमय है हमारा वो किस रस का स्थायी भाव होता है? वह किस रस का स्थायी भाव होता है? तो होता है अद्भुत रस का। अद्भुत रस का आप लोगों को बताना है शांत रस शांत शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? जबकि अपना हास रस है उसका स्थायी भाव हास्य होता है, हास्य होता है। और बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुत्सा होता है। क्या? जुगुत्सा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। मोहन दुखी है फिर भी वह बहुत दुखी है। वह बहुत दुखी है। इस पंक्ति में क्या है? कौन सा वाक्य है? यह पंक्ति में कौन सा वाक्य है? तो इस पंक्ति में मिश्र वाक्य है। क्या? मिश्र वाक्य है। पहला वाक्य दूसरे पर आश्रित है और दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य बनेगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, किसके किसके बराबर कोई ना हो जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अनुपम। क्या होगा? अनुपम। बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? जो बंदर का तत्सम रूप होता है वो होता है बानर। क्या? बानर बानर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चरण कमल बंदो रघुराई चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार कौन सा है? अलंकार कौन सा है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार रहने वाला है वो है रूपक अलंकार। वो है रूपक अलंकार। जब किसी चीज की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की जाए तो वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। क्या? रूपक अलंकार होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, तीन लोक से मथुरा मथुरा न्यारी तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? जो लौकिक दी गई है इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही अर्थ रहने वाला है वो है सबसे निराला। सबसे निराला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मिथिलेश
मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो वो कहते हैं हम सीता को। किसको कहते हैं? सीता को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्योंकि सीता का जन्म मिथिला मिथिला में हुआ था और इनके जो पिताजी थे वो थे मिथिला नरेश। वो थे मिथिला नरेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो वो था हमारा प्रिय प्रवास। कौन सा था? प्रिय प्रवास। यह किसका था? इसको इनके रचयिता कौन थे? तो इनको रचयिता जो थे वो थे हरिओद। अयोध्या प्रसाद हरिओद। कौन? अयोध्या प्रसाद हरिओद। इसी के साथ बढ़ते हैं। अतः शब्द का समानार्थी क्या होगा? अतः शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो वो होगा परिणामितः। क्या होगा? परिणामितः। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक होगा? जब कोई चीज एक चीज दूसरे से अलग हो। एक चीज दूसरे से अलग हो वहाँ और वहां पर से शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहां पर अपना अपादान कारक होता है। कौन सा? अपादान कारक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विचार। विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा बनेगा? तो कौन सा बनेगा? तो वो बनेगा वैचारिक। कौन सा? वैचारिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इनमें कौन सा शुद्ध वाक्य रहने वाला है? मेरी 5 बहनें और एक भाई है, या मेरी 5 बहनें और एक भाई है, या मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। तो आपका सही जवाब यही रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? जो रेखांकित शब्द है इसमें संज्ञा कौन सी होगी? इसमें यदि संज्ञा की बात की जाए बुढ़ापा 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 एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हम इस चीजों को कैसे पहचानते हैं? जिस चीज को हम छू नहीं सकते, जिस चीज को हम छू नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह सारी की सारी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है मीनाक्षी। मीनाक्षी का अर्थ क्या होगा? मीनाक्षी का अर्थ क्या होगा? तो मीनाक्षी हम किसको कहते हैं? मीनाक्षी हम किसको कहते हैं? तो जो मीनाक्षी का सही अर्थ होगा मछली की तरह गोल आंखों वाली। मछली की तरह गोल आंखों वाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपन्नता का विलोम शब्द क्या होगा? संपन्नता का विलोम शब्द क्या होगा? तो जो संपन्नता शब्द है इसका विलोम शब्द होगा निर्धनता। क्या? संपन्न माने होता है मतलब सही तरीके से सुव्यवस्थित होना, या फिर सब कुछ सही बढ़िया तरीके से चलना, धनवान होना, संपन्न होना। उसी का क्या होगा? निर्धनता मतलब गरीब होना। गरीब होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अज्ञानी अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो वह है हमारा भिज्ञ। क्या अज्ञानी का होगा? भिज्ञ। भिज्ञ अज्ञानी का पर्याय नहीं है, जबकि अज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ यह तीनों के तीनों अज्ञानी के पर्याय हैं।
अब अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा दाम, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, व्याकरणात्मक कोटि का है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है विशेषण, 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 विशेषण। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा लुटेरा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रयुक्त प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को बताना है प्रत्यय शब्द, प्रत्यय की पहचान क्या होती है, प्रत्यय किन शब्दों को कहा जाता है, प्रत्यय किन शब्दों को कहा जाता है। तो प्रत्यय किन शब्दों को कहा जाता है। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। जो अपना प्रश्न है वो है लुटेरा, लुटेरा में क्या एरा, लुट धन एरा मिलकर बना है लुटेरा। तो इसमें जो सही प्रत्यय होगा वो होगा एरा प्रत्यय। प्रत्यय की जो पहचान होती है वो है किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को, किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा निशम कोच शब्द, निशम कोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। उपसर्ग, उपसर्ग की क्या पहचान होती है। वे शब्द जो किसी शब्द के शुरू में लगकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो जो निसंकोच शब्द है इसमें जो उपसर्ग रहने वाला है वो है निहि, निहि। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, कि इसमें संधि कौन सी होगी, आप लोगों को इसमें बताना है कि इस शब्द में संधि कौन सी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है अनुगत। क्या, अनुगत, अनुगत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है, आदि का अर्थ है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो होता है मानसिक कष्ट। आदि मानो होता है मानसिक कष्ट। क्या, मानसिक कष्ट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है इसको, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुपए है रुपए, रुपए क्या है, रुपए क्या है, रुपए क्या है, रुपए क्या है। तो रुपए क्या होते हैं, रुपए खनकते हैं, ना कि बोलते हैं ना बजते हैं, बजते हैं ना बोलते हैं, रुपए खनकते हैं। जो सिक्के होते हैं हमारे पास वो खनकते हैं, ना बोलते हैं ना बजते हैं। तो सही जवाब रहने वाला है वो खनकना। क्या होगा, खनकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वो है निशा, निशा का विशेषण रूप क्या होगा। निशा का विशेषण रूप क्या होगा। तो जो निशा है उसका विशेषण रूप क्या होगा। तो आप लोगों को बताना है निशा, निशा का विशेषण रूप क्या होगा। तो जो निशा है वो है नेस, नेस को ही हम निशा कहते हैं। नेस, नेस होगा। क्या होगा, नेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठ कनौजिया नौ चूल्हे, आठ कनौजिया नौ चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही अर्थ रहने वाला है, इसका जो सही अर्थ रहने वाला है वो है अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है।
तो चक्रपाणी में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? तो चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी का अर्थ क्या होता है? चक्रपाणी का अर्थ होता है जिसने चक्र को अपनी पाणी या उंगली पर उठा रखा हो, उसे हम चक्रपाणी कहते हैं, अर्थात विष्णु भगवान। और जो हमारा बहुब्रीहि समास की पहचान होती है वो भी यही होती है कि जब कोई दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की उत्पत्ति कर दें या तीसरे शब्द की ओर इशारा करें तो वही हमारा तत्पुरुष समास होता है। वो सॉरी बहुब्रीहि समास होता है, वही हमारा बहुब्रीहि समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा उद्धन श्वास। उद्धन श्वास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को बताना है कि यह जो उच्छ्वास शब्द है इसमें यह कौन सी संधि है? यह कौन सी संधि है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? वह है हमारा फा। फा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि छ, ज्ञ और त्रा ये तीनों के तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। ये कैसे मिलकर बनते हैं, किस प्रकार मिलकर बनते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वह है निहि कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? निहि कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो वो होगा निहिकलंक। क्या होगा? निशिकलंक। निष्कलंक। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, निष्कलंक। आपसे पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें विसर्ग संधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है? सबसे पहले इस बात पे चर्चा करेंगे तो है जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो या संज्ञा हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो इसमें देखिएगा जो हमारा पहला शब्द है वो है नील गगन। आप लोगों को पता होगा जितने भी रंग होते हैं वो विशेषण का कार्य करते हैं। और गगन एक संज्ञावाची शब्द है। गगन एक संज्ञावाची शब्द है, विशेष है, अर्थात अपना सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, नील गगन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? अगर बात की जाए कौमुदी की, कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। किसका? चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। चांदनी के कुछ अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं। तो हम इसको चंद्रिका, ज्योत्सना या जुनहाई भी कहते हैं। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस बार सिलेक्शन पक्का है, कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे हम।